इनकम्प्लीट था, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो लोग स्टूडेंट्स नहीं थे उनके लिए मैं एक बार फिर बता दूं, हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ओआर क्या होता है एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ओआर, क्लियर। और ओआर के अकॉर्डिंग ओआर में डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, उन डिफरेंट मॉडल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, उनकी डिफरेंट मेथड्स होती है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होती है वो रियल वर्ड्स, ओआर का पूरा यूज जो होता है वो रियल वर्ड प्रॉब्लम में होता है, ठीक है। तो रियल वर्ड प्रॉब्लम को हम एमपीपी में मतलब मैथमेटिकल में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, यही हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मुलेशन आएगा तब जाकर के हम उसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्वेश्चंस भी किया था, एक क्वेश्चन मेरा इनकम्प्लीट हो गया था प्रीवियस क्लास में, तो मैं अब उसी को स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, लोग आप लोगों के पास नोटेड ऑलरेडी होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था हमारा, अ पर्सन रिक्वायर्स 10 12 एंड 12 यूनिट्स ऑफ केमिकल्स ए बी एंड सी। तीन केमिकल्स थे हमारे पास ए बी और सी, ठीक है। तो हम इसको एक टेबल के थ्रू अरेंज कर रहे हैं, टेबल पे बना रहे ताकि हमें उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना इजी रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, तीन। तो हमने लिखा ए बी सी, ये तीन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब इन तीन प्रोडक्ट्स में अ पर्सन रिक्वायर्स 10 12 एंड 12 यूनिट्स ऑफ केमिकल्स ए बी सी, ठीक है। उसके बाद ए a liquid product contains 5 2 and 1 units of A B and C respectively per jar। मतलब हमारे पास एक्चुअल में A B C तीन केमिकल है, प्रोडक्ट्स दो है, एक है लिक्विड और एक है आपका ड्राई, ठीक है। तो हम इसको अरेंज कर रहे हैं, हमने यहाँ लिख लिया लिक्विड प्रोडक्ट्स और यहाँ लिख लिया ड्राई, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख लिया टोटल, ठीक। टेबल के अकॉर्डिंग रहेगा तो आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं वैसे टेबल बनाना, पर ये आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यूज कर रही हूँ, है ना। अब आपको आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी नोटेट करवा चुकी थी, मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़े, अ लिक्विड प्रोडक्ट कंटेन्स 5 2 and 1 units of A B C पर a liquid product contains 5 2 and 1 units of A B and C respectively per jar, ठीक है। क्या लगता है लिक्विड प्रोडक्ट्स की बात करें, लिक्विड प्रोडक्ट्स A केमिकल कितना रखता है 5, B केमिकल कितना रखता है 2 और C केमिकल कितना रखता है 1, ठीक है। आगे बढ़े, a dry product contains 1 2 and 4 units of A B and C। मतलब जो ड्राई प्रोडक्ट है वो A कितनी यूनिट रखता है 1, B कितनी यूनिट रखता है 2 और C कितनी यूनिट रखता है 4। ये हमने टेबल में लिख लिया, जो डेटा लिखा गिवन था उसी को हमने टेबल में अरेंज किया, ठीक। आगे बढ़े, इफ द लिक्विड प्रोडक्ट सेल्स फॉर ₹3 पर जार। हाँ, एक और इसके पहले और ऊपर आगे बढ़े, सबसे पहले फर्स्ट लाइन पर आए, a person requires 10 12 and 12 units of chemicals A B and C respectively for his garden। गार्डन के लिए एक पर्सन है, उसको कितनी केमिकल्स रिक्वायरमेंट है, A की रिक्वायरमेंट है 12 यूनिट्स, B की रिक्वायरमेंट A की 10 है, B की 12 है, C की भी 12 है, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं, A की कितनी थी 10, B की कितनी है 12, C की भी कितनी है 12, ये टोटल रिक्वायरमेंट्स है, इतनी तो चाहिए ही, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़े, उसके बाद जो गिवन डेटा था उसको हमने टेबल में ऑलरेडी फिट कर लिया है। सबसे लास्ट लाइन से स्टार्ट करें, इफ द लिक्विड प्रोडक्ट सेल्स फॉर ₹3 पर जार, ठीक है। लिक्विड प्रोडक्ट का कितने सेल्स होता है 3 रुपीस पर जार, एंड द ड्राई प्रोडक्ट सेल्स ₹2 पर कार्टन। ऑब्वियसली ड्राई प्रोडक्ट उसको कार्टन में रखा तो वो कितना रखा होता है 2 रुपीस पर कार्टन। How many of each should be purchased in order to minimize the cost and meet the requirement। मतलब व्यक्ति को कितना खरीदना पड़ेगा कि कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए और उसकी जो जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट
फुलफिल। ठीक है, तो अभी जो डेटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग ये जो लास्ट वाली जो लाइन है इट विल बी इंक्लूड इन अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टू फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम। ठीक, वी हैव हियर टू प्रोडक्ट्स लिक्विड एंड ड्राई। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी? फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी डिसीजन वेरिएबल। सिंस हियर टू प्रोडक्ट्स आर, ठीक है, तो हमारे लिक्विड प्रोडक्ट्स भी हम जो हमारे डिसीजन वेरिएबल है वो भी कितने लेंगे? दो, एक x1 ले लेंगे और एक x2 ले लेंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया लेट x1 be the number of units for liquid product and x2 be the number of units for dry products। ठीक है, ये दो हमने वेरिएबल सपोज करें और इन्हें हम क्या बोलते हैं? डिसीजन वेरिएबल। Since here are two products, that's why we have considered two variables x1 and x2, one for liquid and another for dry product। ठीक, now अब हमें फॉर्मुलेट करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, लास्ट लाइन आप ध्यान से पढ़े, हाउ मेनी ऑफ इट शुड बी परचेज्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? मिनिमम। मतलब हमें कॉस्ट को क्या करना? मिनिमाइज करना। ठीक है, तो z इज इक्वल टू, ठीक, अब आगे बढ़े। इसके पहले प्रीवियस लाइन पर आए, 3 रुपीस जो एक लिक्विड प्रोडक्ट सेल्स रुपीस 3 पर जार, मतलब लिक्विड प्रोडक्ट के कितना पर जार जाता है? 3 रुपीस। तो लिक्विड प्रोडक्ट का वेरिएबल हमने क्या ले रखा है? x1, तो हम लिखेंगे यहाँ 3x1। ठीक है, ड्राई प्रोडक्ट के कितना जाता है? ड्राई प्रोडक्ट सेल्स फॉर रुपीस 2 पर कार्टन, तो ड्राई प्रोडक्ट के कितना है? 2 और वेरिएबल कितना है? 2x। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। थर्ड स्टेप हमारी आती है कंस्ट्रेंट्स। ये जो कंस्ट्रेंट्स रहेगी इसी के लिए हमने टेबल बना रखी है। अब यहाँ पर चूंकि कितने केमिकल्स हैं? 3, A, B, C, तो हमारी कंस्ट्रेंट्स भी कितनी बनेगी? 3। ठीक है, फर्स्ट फॉर A, सेकंड फॉर B एंड थर्ड फॉर C। ठीक है, डिसीजन वेरिएबल किस पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, और कंस्ट्रेंट्स किस पर डिपेंड करती है? जो भी हमारे पास जितने केमिकल्स वगैरह जो भी अदर रॉ मटेरियल्स गिवन होता है उस पर डिपेंड करती है हमारी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ से फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगी? यहाँ से मैं नेक्स्ट डेटा लिखूंगी। ठीक है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो जाएगी 5x1 plus x2 is greater than or equal to 10। ठीक है, सेकंड कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगी? सेकंड कंस्ट्रेंट फॉर बी केमिकल क्या मिलेगी हमें? 2x1 plus 2x2 is greater than or equal to 12। थर्ड कंस्ट्रेंट फॉर सी केमिकल x1 plus 4x2 is greater than or equal to 12। and the last necessary जो हमारी कंस्ट्रेंट होती है कि x1 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है पूरा फॉर्मुलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है कि हमने ग्रेटर देन क्यों लिखा है ना? आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, क्या गिवन है कि अ पर्सन रिक्वायर्स, जो भी डेटा है 10, 12 and 12 units of chemicals A, B, C respectively for his garden। मतलब उसको किसी पर्सन को उसके गार्डन के लिए एटलीस्ट 10, 12 और 12 इतना तो चाहिए ही मटेरियल, केमिकल्स जो है इतने तो चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कंडीशन बताता है कि 10 तो चाहिए ही, बट 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उसको उसके गार्डन के लिए मिनिमम 10
जो केमिकल ए है वो मिनिमम कितनी क्वांटिटी में चाहिए था, 10 यूनिट क्वांटिटी में चाहिए था। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर ग्रेटर देन और इक्वल टू कंडीशन। ठीक है, ये है पूरी प्रॉब्लम जो हमने पढ़ी थी, उसका मैथमेटिकल या हम कह सकते हैं एलपीपी फॉर्मूलेशन। ठीक, सपोज करिए मैंने यहाँ इनइक्वालिटी लेस देन दे दी है ना, तो लेस देन मतलब क्या हो जाएगा कि उसको 10 या 10 से कम भी चलेगा, इसका ये मतलब होता है लेस देन का मतलब। ठीक है, पर उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कम से कम 10 तो है। ठीक है, तो 10 तो है ही, 10 से ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम है ये कि 10 तो उसको जरूरत है ही। जैसे आपको अगर कहीं पर कुछ प्रोडक्ट आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, जस्ट लाइक अगर आपने खरीदा, आपको घर से भेजा प्रोविजन से ना, आपने शक्कर खरीदी, अब आपको शक्कर खरीदने के लिए बोला आपने, जैसे आप बिग बाजार वगैरह में जाते हैं है ना, आपको खुद को मेजर करना था, आपको बोला कि 1 किलो चाहिए, ठीक है, शक्कर 1 किलो लेने गए, अब अगर उसमें 1.2 1.5 भी आ गई तो चल जाएगा, पर 1 केजी की आपकी कंडीशन थी वो तो फुलफिल हुई ना। ठीक है, ग्रेटर देन भी चल जाएगा, 1 केजी आपको कंडीशन घर से यही लेकर के भेजा था कि एटलीस्ट यू हैव टू परचेस 1 केजी शुगर, राइट, तो 1 केजी तो चाहिए, 1 केजी से कम नहीं। क्लियर है, तो 1 से बाहर भी हो सकता है, तो सेम यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि एटलीस्ट उसको 10 12 जो 10 12 है इतने तो चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन यूज की। आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे, हो सकता है कहीं पर लेस देन की भी कंडीशन आपको लगेगी, तो बताओ। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूलेशन पढ़ा है, इसको सॉल्व करने की मेथड्स हम समझेंगे, है ना। इसको सॉल्व करने की सबसे पहली मेथड होती है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, दूसरी मेथड होती है इसकी सिंपलेक्स मेथड, फिर सिंपलेक्स के डिफरेंट एडवांस सिंपलेक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इससे स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है, इस टाइप के क्वेश्चंस हो आएंगे, जब मैं ग्राफिकल समझाऊंगी ना तो ग्राफिकल में फॉर्मूलेशन भी आ जाएगा, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया, मतलब ये अभी इतना ही रखा। तो अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, इसको सॉल्व करना। अभी हमने जो पढ़ी थी ये फॉर्मूलेशन पढ़ा था, अब हम इसको सॉल्व करने की मेथड पढ़ेंगे, जिसमें पहली मेथड होती है ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफिकल मेथड की स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या रहेगी, सबसे पहले हमें क्या करना रहता है ग्राफिकल मेथड में कि जो भी, अब ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू रहे या लेस देन और इक्वल टू रहे, दीस आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दीस इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन, हमको इसको इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। मतलब हम क्या लगा देंगे यहाँ, अगर इसी के लिए हम बात करें तो 5x1 x2 is equal to 10 is equal to लगाएंगे, ये फर्स्ट स्टेप रहती है ना। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट inequalities into equations, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, पॉइंट्स निकालना होते हैं। ठीक है, पॉइंट्स निकालना होते हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग द पॉइंट्स हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जैसे फर्स्ट इक्वेशन ली तो हम एक बार इसमें x1 को 0 रख करके x2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, दूसरी बार x2 को 0 करके x1 की वैल्यू निकालेंगे। दिस प्रोसेस विल बी रिपीट फॉर ऑल द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, यहाँ से हमको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, जस्ट लाइक अगर यहाँ हमने x1 0 पुट किया तो हमको x2 कितना मिल जाएगा, 10, दैट इज फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा 0 and 10। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी में क्या पुट कर देंगे, x2 0, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x1 2। ठीक है, तो देन सेकंड पॉइंट विल बी क्या हो गया, 2 and 0। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन के लिए भी हम x1 0 पुट करके x2 की वैल्यू निकालेंगे और x2 0 पुट करके x1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये जो है इन दोनों को, इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए इसी में हम देख ले, x1 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास इक्वेशन में x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, दैट इज 0 और 6। फिर इसी इक्वेशन में हमने x2
इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो x1 कितना मिल जाएगा आल्सो 6। तो ये हो गया 6 0। ठीक है, ये जो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 के लिए हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब एक और इक्वेशन है थर्ड के लिए यहाँ लिख रहे हैं x1 0 पुट कर दिया तो x2 कितना मिल गया 3, दैट इज कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और 3। अब x2 0 पुट कर दें तो x1 कितना मिल जाएगा हमें 12 है 0। यहाँ पर हमने x1 0 पुट कर दिया, x2 की वैल्यू 3 मिल गई, x2 0 पुट कर दिया तो x1 मिल गई 2। ठीक है, अब इनको हम ग्राफ प्लॉट करेंगे x एक्सिस पर और y एक्सिस पर ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ प्लॉट इन पॉइंट्स को हमको ग्राफ में शो करना है। मैं इसी को कंटिन्यू कर लेती हूं। देखिए x एक्सिस पर हाईएस्ट कहां तक जा रहा है हमारा 6 तक और y एक्सिस पर कितना जा रहा है 12 तक भी जा रहा है ना, 12 तक x एक्सिस पर भी जा रहा है। तो दैट मींस हम क्या कर रहे हैं 2 2 का डिफरेंस ले लें। 2 4 6 8 10 और 12, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y। 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस रहेगी उतने आपकी नंबर ऑफ लाइंस रहेगी। 3 इक्वेशन है 3 लाइन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का आप देखिए x1 क्या है, x1 0 है, x2 कितना है 10। तो हम यहाँ x और y लेने की बजाय इसको x1 ले लेते हैं और इसको x2 ले लेते हैं ना। x1 है 0 और x2 है 10, तो दैट इज ये हो गया हमारा 0 और 10। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए x1 2 है, x2 0 है, मतलब ये हो गया हमारा 2 और 0। इसको ड्रॉ कर लें। अब मैं एकदम परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, आप लोगों के पास स्केल से आप परफेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी किसकी इक्वेशन हो गई लाइन 5x1 x2 x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, दूसरी देखिए इक्वेशन से हमको पॉइंट्स क्या मिल रहा है 0 और 6। x1 0 है, ये हो गया 0 और 6। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है 6 और 0, मतलब ये हो गया हमारा 6 और 0। इन दोनों को ड्रॉ कर लें, ज्वाइन कर लें। इस इक्वेशन क्या हो गई 2x1 2x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ठीक है, फिर नेक्स्ट इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 and 0 नहीं 0 और 3 0 और 3। ये होगा हमारे नेक्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स है 0 और 3। x1 पर 0 है, x2 पर कितना है 3, मतलब यहां आ जाएगा। मैं इसको इधर लिखूं यार, ये ठीक है। दूसरा क्या है 12 और 0, मतलब ये हो गया हमारा 12 and 0। इसको मैं ज्वाइन कर रही हूं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई x1 4x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो इस तरीके से जितनी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स रहेगी उतनी नंबर ऑफ लाइंस रहेगी। ठीक, अब दूसरे इसमें समझे अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है तो हम रीजन कंसीडर करते हैं अबोव ऊपर वाला। बाय डिफॉल्ट ये एग्जांपल मैंने ऐसे ले लिया, अदरवाइज इसमें लेस देन की इनइक्वालिटी नहीं होती। अगर इनइक्वालिटी लेस देन वाली रहती है तो हम जो रीजन कंसीडर करते हैं वो कहां का रहता है नीचे वाला। ठीक है, ग्रेटर देन के लिए हमारा रीजन रहता है ऊपर अबोव और लेस देन के लिए हमारा जो रीजन रहता है नीचे। ठीक है, अब ये जितनी भी लाइंस है हम ग्रेटर देन और लेस देन की इनइक्वालिटी से देख करके इन लाइंस के बीच का जो कॉमन रीजन निकलता है उस एरिया को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन। ठीक है, जितनी भी लाइन ड्रॉ की हमने लेस देन और ग्रेटर देन जो भी इनइक्वालिटी है उसको सैटिस्फाई करने के बाद जो लाइंस के बीच का जो कॉमन एरिया होता है वो कहलाता है हमारा फिजिबल रीजन। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कॉर्नर के जो पॉइंट्स कहलाते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स।
क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन ऑल दीज एक्सट्रीम पॉइंट्स। हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जितने भी फिजिकल रीजन में पॉइंट्स आ रहे हैं उस पर हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है और चेक करना होता है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मिनिमाइज दे रखा है तो कौन सी मिनिमम वैल्यू आ रही है, अगर फंक्शन में मैक्सिमाइज दे रखा है तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी। मतलब ये इन शॉर्ट में एलपीपी जो ग्राफिकल मेथड है ये हमें एक सजेस्ट करती है कि हमें क्या परचेस करना चाहिए कि हमारे जो प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, कॉस्ट कम। ये एक तरीके से आइडियल मॉडल रिप्रेजेंट करती है, हमें सजेशन देती है कि आपको इतनी खरीदना, इतनी क्वांटिटी खरीदो कि जिससे आपकी कॉस्ट कम से कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। इस एग्जांपल को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, रीजन ये है कि इसमें हमारी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रही है, वी कैन नॉट फाइंड फिजिबल रीजन ओवर हियर। क्यों? बिकॉज़ द इनइक्वालिटीज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, सारी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है, मतलब सारे जो रीजन रहेगा वो सारा बाहर जाएगा। We cannot find common area, फिजिकल रीजन हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं ग्राफिकल मेथड में कंसीडर नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि करना क्या क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम लेंगे और उसको ग्राफिकल एक्सप्रेस, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, 1 by 1 जीरो रख करके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर करके नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे, जितनी नंबर ऑफ कांस्टेंट्स है उतने नंबर ऑफ लाइंस मिलेगी। फिर हम उन लाइंस के थ्रू फिजिबल रीजन कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिजिबल रीजन कंसीडर करने के बाद उस फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट इज एक्सट्रीम पॉइंट्स आ रहे हैं, उन एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड, ठीक है। और देखेंगे अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम का है तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज का है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें सारी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की है तो रीजन ही नहीं मिलेगा ना, कॉमन रीजन, तो हम इसको फॉर्मूलेट मतलब फाइंड नहीं कर पाएंगे। अनबाउंडेड रीजन, इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें रीजन अनबाउंडेड आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है, मतलब ये अनबाउंडेड है, ठीक है। अनबाउंडेड है मतलब इसमें एक से ज्यादा नंबर, एक से ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलेंगे और एक से ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलेंगे तो वी कैन नॉट फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट क्लास होगी ग्राफिकल मेथड की, मैं जब ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन लेकर के तब और समझाऊंगी, ठीक है ना। आपको बताना तो पड़ेगा ना भाई, वो तो आपसे यही पूछता है जैसे अगर कोई कंपनी है तो किसी कंपनी में आपको उन्होंने बोला कि 2 प्रोडक्ट बना रही है, सपोज करिए एक बाइसिकल, एक साइकिल, मोटरसाइकिल बना रही है, एक कार बना रही है ना, उसकी पर उसने बता दिया कि ये इतने यूनिट हर मंथ बनाती है तो इसको इतना प्रॉफिट होता है, ठीक है। बट और कितनी यूनिट बनानी चाहिए कि इसको इतना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले, अगर ये बनाना है जितने रॉ मटेरियल है उसको उसके साथ में इसको कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए कि प्रॉफिट ज्यादा मिले, ठीक है, जब कॉस्ट कम से कम लगे। तो ये सब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, तो इसको मैथमेटिकल में कन्वर्ट करने के लिए तो हमको फॉर्मुलेशन करना ही पड़ेगा ना। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जब रहेंगे तब हम ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है।